बुलेटिन का आगाज करेंगे। बात करेंगे ईद कुर्बान के हवाले से। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। मुल्तान की वुलैल मंडी में शहरियों की चहल पहल अरूज पर है। किसी को है मोटे ताजे बकरे की तलाश तो कोई ढूंढ रहा है खूबसूरत बैल। जानवरों की कीमतों पर खरीदार और व्यापारी की बहस भी जारी है। आपको बता रहे हैं वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मुल्तान की वुलैल मंडी में शहरियों की चहल पहल अरूज पर है। इसी पर मजीद बात करते हैं अली रियाज से। अली बताएगा, आप इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। जानवरों की कीमतों पर खरीदार और व्यापारी की बहस जारी है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त कम रहता जा रहा है वैसे ही खरीदारों की यही ख्वाहिश है कि कम से कम कीमत में उनको उनकी पसंद का जानवर जो है मिल जाए, चाहे वो खूबसूरत बकरा हो या फिर ताज़ा मोटा हट्टा कट्टा बैल। तो तमाम तर सूरत इस वक्त मंडी की, मुल्तान की जो बलेलपुर की मंडी है वहाँ पर यह है कि शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर उमड़ आई है क्योंकि वक्त ही बहुत ज़्यादा कम रह गया है। लेकिन व्यापारियों और जो खरीदार हैं उनके माबैन यही एक बहस का सिलसिला जारी है कि कौन जीतेगा। ये है कि क्या जो व्यापारी हजरात हैं वो अपनी कीमत के जो अपने जानवरों की मांग रहे हैं उस पर अपने जो जानवर बेच पाएंगे या फिर खरीदार कम से कम कीमत में जानवर खरीद सकेंगे। अगर मेरा कैमरा मुजाहिद सुल्तान अगर आपको दिखा सकेगा, ये मनाजिर हैं इस वक्त मुल्तान की बलेलपुर की मंडी में जहाँ पर खरीदारों को खासा रश मौजूद है और अपनी पसंद का जानवर जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और होता यहाँ पर ये सुबह से मंडी में कुछ ऐसे मुनाजिर भी देखने को मिल रहे हैं कि कई टाइम तक, काफ़ी देर तक एक बैल का या बकरे का सौदा चल रहा होता है लेकिन फिर कीमत की वजह से वो नहीं खरीद पाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मुल्तान की बलेलपुर की मंडी में यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर न सिर्फ बकरे हैं बल्कि जो बड़े जानवर हैं जिसमें बैल और गाय हैं वो भी इंतहाई खूबसूरत यहाँ पर मौजूद हैं। और काफ़ी जो कि यहाँ पर न सिर्फ मुल्तान की बल्कि जो दीगर इलाकों की जो मुख्तलिफ नस्लें हैं उनके यहाँ पर बैल मौजूद हैं और जो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। लेकिन शहरी यही कहते हैं कि जानवर तो खूबसूरत है लेकिन इसके साथ साथ उनकी कीमत जो है, कीमत बहुत ज़्यादा है और जायद जो कीमत है उसका गिला जो है यहाँ पर शहरियों की जानिब से दिया जाए। जबकि दूसरी जानिब अगर इसके बरक्स अगर व्यापारियों की बात की तो व्यापारी हजरात यही कहते हैं कि सारा साल अपने जानवरों को जो है उनके नाज नखरे उठाकर अपने बच्चों की तरह पालते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि उसको कम कीमत में फरोख्त करें। एक बैल मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है, उसके मालिक के पास चलते हैं, उससे बात करते हैं। पहले तो आपको बैल दिखाते हैं कि ये बैल यहाँ पर मौजूद है, स्याह रंग का ये बैल है। इसकी कीमत के बारे में भी जानते हैं और पूछते हैं, व्यापारी से बात करेंगे कि कितने का बैल दे रहे हो, कितने का बैल दे रहे हो? ये 1.20। कितने मन के? और अभी तो कुछ का ग्राहक वगैरह आया है? हाँ। कितने मांगते हैं ग्राहक इसके? 1.10। कितने में आप दोगे? 1.10 का देगा। 1.10 का देंगे जी। 1,10,000 का ये बैल जो है खूबसूरत मोटा हट्टा कट्टा बैल जो है ना दिखाई दे रहा है, जिस पर शहरी जो आते हैं लेकिन देखकर चले जाते हैं। इसके साथ साथ दीगर यहाँ पर जानवर भी मौजूद हैं जो यहाँ पर शहरी जो है खरीदने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर जो आवाम के तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। लेकिन कीमत जो है और शहरियों को अच्छे जानवर की तलाश है। अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख कर लेते हैं बहावलपुर का, जहाँ पर सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक हसनैन बहादुर दुरेशक ने मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का दौरा किया। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद अमीन से। अमीन, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक हसनैन बहादुर दुरेशक दीगर मंडियों का दौरा करने के बाद आज बहावलपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ज़खीरा मंडी जो कैटल मार्केट है उसका दौरा किया। उनसे बात करते हैं कि इंतजामात के हवाले से कितने मुतमिन है। सर बताइएगा, यहाँ लाइफ स्टॉक के जो इंतजामात किए गए हैं या तमाम मंडियों में किए हैं, कितने आप मुतमिन है? ओवरऑल जो सूरत हाल है, आप मुख्तलिफ मंडियों में गए हैं पंजाब की, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली ईद पर कोरोना की वजह से ईद की छुट्टियों में, ख़ास तौर पे ईद की छुट्टियों के बाद कोरोना का जो मर्ज था वो बहुत ज़्यादा फैल गया था। इस दफ़ा हुकूमत ने ख़ास तौर पर इक़दामात किए हैं कि कोरोना को कंट्रोल किया जाए। आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जो जानवर पालने वाले हमारे भाई हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वो ज़्यादा SOPs को फॉलो नहीं करते। हमारी जो टीमें हैं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कैंटोनमेंट बोर्ड, एक कैटल मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ये तमाम जो हैं ये उनको SOPs पर अमल दरामद करने की गुजारिश करते हैं। आसान काम नहीं है, ये अच्छा एक मुश्किल काम है। इंतजामात के हवाले से 3 तरह की मंडियां चल रही हैं। एक वो है जिनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चला रही हैं, एक वो हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत कैटल मैनेजमेंट मंडियां हैं उसका इंतजाम इंतजाम कर रही हैं। तीसरी हैं जो कैंटोनमेंट बोर्ड वाली हैं। जहां कैंटोनमेंट बोर्ड की मंडी है, जहां पर कैटल मैनेजमेंट कंपनी की मंडी है, वहां खरीदारी करने वालों से टैक्स लिया जा रहा है।
جو حکومت پنجاب نے اپنی منڈیاں باقی لگائی ہوئی ہیں وہاں پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیا جا رہا، اور آپ سمجھیں کہ میں اب صرف 2 ڈویژن میرے مکمل کرنا رہتے ہیں. میں اس وقت بہاولپور ڈویژن میں کھڑا ہوں، ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور سرگودھا ڈویژن. تو یہ پہلی منڈی ہے جہاں پر میرے جو بھائی جن کے جانوروں کے پاس ہم کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہاں پر غسل خانے کا انتظام نہیں ہے، پانی کا وافر انتظام نہیں ہے، ورنہ اس قسم کی کمپلین باقی علاقوں کے اندر نہیں آئی. یہ پہلی بہاولپور کی منڈی. اب اگلی منڈی پر جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں پر انتظامات قدرے بہتر ہوں، وہاں کی کیا صورتحال ہے وہ اس کی روشنی میں بتاؤں گا. آپ کی وساطت سے میں ضرور اپیل کرنا چاہوں گا اپنے ذمہ دار بھائیوں کو جو اپنے جانور لائے ہوئے ہیں، بیوپاری حضرات جو کاروبار کرتے ہیں جانوروں کی خرید و فروخت کا، اور جو لوگ یہاں جانور خریدنے آئے ہوئے ہیں، کہ آپ کی جان مال آپ کے عزیز و اقربا کی طرح حکومت پنجاب، عثمان بزدار صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں، ان کے لیے بہت قیمتی ہے. اگر آپ ہماری بتائی ہوئی گزارشات پر عمل کریں گے، اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، تو وہ نہ صرف آپ کی فیملی کے لیے بہت اچھا ہوگا بلکہ حکومت پنجاب بھی آپ کی بہت مشکور ہوگی. بالکل یہی پیغام دیا صوبائی جا رہا ہے. وزیر نے انتظامات کا جائزہ لیا ہے. محمد امین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. آپ کا رخ کرتے ہیں رحیم یا خان کا، جہاں پر مویشی منڈیوں میں رونقیں عروج پر ہیں. شہریوں کو سستے اور خوبصورت جانور کی تلاش ہے. اسی پر بات کریں گے عامر بھٹی سے. عامر کہیے گا. جی بالکل رحیم خان میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے حوالے سے سجائی گئی مویشی منڈی کے بہت ہی خوبصورت سے مناظر ہیں کہ یہاں پہ کچھ بیپاری ہیں جن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو تگڑے داموں میں فروخت کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو کہیں پہ شہری آتے ہیں، ان کو بہت ہی جلدی سے ان کو جو ہے ایک اچھا سا خوبصورت اور مناسب ریٹ میں جانور مل جاتے ہیں. تو کہیں پہ شہری ایسے بھی ہیں جن کو کافی دیر کے بعد بھی کوئی اچھا سے مناسب ریٹ سے خوبصورت موٹا اور تگڑا جانور نہیں مل پاتا. شہری ہمارے سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا کتنی دیر ہو گئی ہے، کوئی جانور آپ کو ملا ہے ابھی تک؟ تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے ہیں جدھر گھوم رہے ہیں، تو ہماری پسند کا جانور نہیں ملا. ریٹ کافی ہائی ہے، اور میں سیکٹری یونین کونسل ہوں. 3 مہینے سے ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مہینے ہمیں پے بھی نہیں ملی، تو اس وجہ سے کافی پریشانی ہے. ہم نے کہا ہے چلو جائیں قربانی کریں، سنت ابراہیمی میں ہم بھی شامل ہو جائیں. لیکن جانور اتنے مہنگے ہیں کہ جو 10,000 والا جانور ہے اس کا 20,000 مانگ رہے ہیں، 20,000 والے کا 40,000 مانگ رہے ہیں. تو ہمارے مطلب کا کوئی جانور یہاں پہ نہیں مل رہا. اچھا سر، یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جب حالات بالکل ٹھیک تھے معاشی طور پہ، تو آپ کتنے جانوروں کی قربانی کرتے تھے؟ ہم 2. اس مرتبہ 1 جانور. صاحب کا جو ہے تقریباً میں 15 سالوں سے 2 جانوروں کی قربانی کر رہا ہوں، تو اس بار تو 1 جانور لینا بھی مشکل پڑ رہا ہے. تو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات، کورونا کی وجہ سے حالات کافی خراب ہیں، اور ہمیں اس مہینے پے بھی نہیں ملی، اس وجہ سے کافی پرابلم ہے. کچھ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد جو ان کی سیلریز یا پھر شہریوں کو خوبصورت جانوروں کی تلاش ہے. عامر بھٹی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. آپ کا رخ کریں گے ڈی جی خان کا، جہاں پر بکرا منڈی پر بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی مویشی منڈی کا رخ کر لیا ہے. مزید بتائیں گے ذیشان صفدر. ذیشان بتائے گا. آمد ہے، اور اس حوالے سے ڈیرہ غازی خان کے بکر منڈی میں کافی رش دکھائی دے رہا ہے. اس وقت یہاں پہ بزرگ تو خریداری کرنے کے لیے آ ہی رہے ہیں، لیکن چھوٹے بچے بھی ساتھ ساتھ بڑوں کے یہاں پہ موجود ہیں اور اپنا من پسند بکرے کی تلاش میں یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں. اس وقت اس کی ایک مثال ہمارے ساتھ ننھی سی 3 سالہ فاطمہ گل ہے، جو کہ اس نے ایک بکرے کو پسند کیا اور اس بکرے کے ساتھ لاڈ بھی کر رہی ہے اور ضد کر رہی ہے اپنے بھائی کو، بار بار کہہ رہی ہے کہ یہی بکرا خریدنا ہے. فاطمہ گل سے ہم بات کرتے ہیں، فاطمہ گل سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ہم جانتے ہیں کہ کون سا بکرا اس کو پسند ہے. فاطمہ مجھے بتاؤ، آپ نے یہ والا بکرا پکڑا ہوا ہے، یہ بکرا آپ کو پسند ہے؟ کتنے کا لینا ہے آپ نے اس کو لے کے جانا ہے؟ بھائی کیا کہتے ہیں؟ جلدی بتاؤ. مجھے یہ والا بکرا چاہیے، چچا. اچھا، تو کتنے کا دے رہے ہیں؟ مجھے کیا کرو گی؟ اس کا میں بوٹیاں کھاؤں گی. بوٹیاں کھاؤ گی؟ اچھا، یہ تمہیں پیارا لگتا ہے بکرا؟ ہاں. تو ابھی یہ لے کے جانا ہے؟ ہاں جی ہاں. اچھا، تو بھائی کیا کہتے ہیں؟ بھائی کہتے ہیں چلے آؤ. جی بھائی کہتے ہیں کہ یہ بکرا جو ہے نا لے رہے ہیں، اور فاطمہ گل عید الاضحیٰ کے دن اس بکرے کی قربانی کرے گی اور اس کی بوٹیاں کھائے گی. ہمارے ساتھ یہاں پہ اس کے بھائی بھی موجود ہے فاطمہ گل کے، ان سے ہم بات کرتے ہیں. چھوٹی بچی آپ کے ساتھ آ گئی ہے، اور کتنے پیسے مانگ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم، میرا نام محمد شہباز ہے. سر یہ پیسے تو بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، اتنے کا ہونا نہیں چاہیے جتنا یہ مانگ رہے ہیں.
ये तकरीबन होगा 15-16 का, ये कहते हैं 20-22 दें, 25 दें, 10-20 और मिला के तो इतने का बड़ा जानवर मिल जाता है, क्यों ना बंदा बड़ा जानवर ही ले ले। तो अब कितने का बजट? बच्चे भी अपने मनपसंद जानवर को खरीदने में मसरूफ हैं। ज़ीशान सफदर आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करेंगे दुनियापुर का, जहां पर ईद उल अजहा की आमद के साथ ही मवेशी मंडियां तो सज गई हैं। मवेशी मंडियों में जानवर भी मौजूद हैं, लेकिन खरीदारी न होने के बराबर है। बात करेंगे नुमाइंदा रोही याकूब ताहिर से। याकूब, बताएगा इस हवाले से। मैं इस वक्त यहाँ पर दुनियापुर मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर मवेशी मंडियाँ सजा दी गई हैं ताकि लोग ईद कुर्बानी के जो है यहाँ से जानवर खरीद सके। इस वक्त जो यहाँ पर जानवर फरोख्त करने वाले मेरे साथ मौजूद हैं, जो उनका कहना ये है कि यहाँ पर हम जितना रेट मांगते हैं हमें वो रेट नहीं मिलता, हमारे साल की मेहनत है। मजीद इन्हीं से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी भाई, इन्हें साल पालते हैं और जो मिसाल हमने इन पर खर्चा किया है वो नहीं निकल रहा। जिसका 30 मांगते हैं वो 20 देते हैं, जो 24 का खरीद है उसका 18 बताते हैं, 17 बताते हैं। लॉकडाउन की वजह से कोई गाहक आ नहीं रहा, माल फरोख्त नहीं हो रहा। कल से हैं बहुत परेशान है, कोई गाहक भी नहीं निकल रहा। 2-3 बकरे फरोख्त किए हैं, बाकी सब माल वैसे। इसी तरह जी मेरे साथ यहाँ पर जो है खरीदार भी मौजूद हैं। मजीद खरीदार से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। खरीदारी ना होने के बराबर है। याकूब ताहिर आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करेंगे लैया का, जहां पर मवेशी मंडी में बैल के चर्चे हैं। मवेशी मंडी में लाया गया लैया का बैल खरीदारों और शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, लैया की मवेशी मंडी में खूबसूरत से खूबसूरत तरीन जानवर लाए गए हैं। इस वजह से अगर बात की तो ये खूबसूरत जानवर जो है जहाँ खरीदारों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहीं पर जो व्यापारी हजरात हैं वो भी नाज नखरे जानवरों को बर्दाश्त करने के बाद आज फरोख्त करने के लिए मंडी लाए हैं, तो उनके तासुरात भी कुछ मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से मैं मौजूद हूँ मवेशी मंडी के अंदर, यहाँ पर लैया दे बबल के जो बैल है उसकी धूम मची हुई है। यहाँ पर काफी सारे जो लोग हैं इस लैया दे बबल को देखने के लिए उसके साथ यहाँ पर आते हैं, फोटो बनवाते हैं, सेल्फियां लेते हैं और उसकी जब कीमत पूछते हैं तो कीमत पूछने के बाद यकीनन वापस चले जाते हैं, क्योंकि इसकी जो खरीदार उसकी कीमत जो बबल की लैया दे बबल की 3 लाख से ज्यादा उसकी मांग रहे हैं। उनसे बात करते हैं, भैया क्यों 3 लाख मांगे? कुछ ज्यादा कष्ट खवाए थे जी आए, कुछ छोला खवाए थे, दाल खवाए थे, खीर पिलाए से, कीमत मुनासिब मांगते पे, कुछ ज्यादा कहने। क्या समझते हो, जितनी खिदमत की थी उन मुताबिक कीमत ठीक मांगते खड़े हुए? कीमत मांगते ठीक करना, लेकिन मिलती नहीं पाई। जितना अल्लाह पाक जो नसीब बड़े से है। जी बिल्कुल, जो व्यापारी हजरात उनका यही कहना है कि जब खिदमत बहुत ज्यादा की है उसको। लैया में बबल बैल के चर्चे हैं। जाहिद सरफराज आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में ईद कुर्बान के मौके पर छुरी और टोके की दुकानों पर भी रश लग गया है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अमीन से। अमीन इस हवाले से बताएगा। जी बिल्कुल, जैसे ईद उल अजहा करीब आई है तो दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में भी छुरी और जो पुख्ते की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी आते हैं और ईद कुर्बान के लिए गोश्त बनाने के लिए पुख्ता और बड़ी बड़ी छुरियां जो है वो ले रहे हैं। जिनके पास पहले घरों में पड़ी हैं वो सामान आपको दिखा सके तो यहाँ पर तेज करवा रहे हैं। तो ईद के मौका पर जो है छुरी और पुख्तों की मांग में इजाफा होता है, क्योंकि इसके बगैर छोटा जानवर या बड़ा जानवर का गोश्त बनाना मुमकिन नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे, बताइएगा कितना इजाफा हुआ है? लोग आ रहे हैं छुरियां पुख्ते लेने के लिए? लोग आ रहे हैं, ले भी रहे हैं, तेज भी करवा रहे हैं। लॉकडाउन के हवाले से लॉकडाउन के बावजूद ताजरों ने दुकानें खोल ली। कहते हैं कि हमारा नुकसान कौन भरेगा, बिजली के बिल दुकान के किराए कौन देगा। दूसरी जानिब बाजार में खवातीन खरीदारी करने में मसरूफ हैं। बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, कहिएगा मार्केट्स खुली हैं, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुलगश्त बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है इतना खास रश नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता जो है दुकानदारों ने दुकानें खोल रही हैं और जो कुछ खवातीन हैं जिनकी शॉपिंग रह गई थी वो भी बाहर निकली हुई हैं। बहरहाल दुकानदार जो है काफ़ी अफसरदा नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि पहले की तरह हमारी सेल भी नहीं हो रही, जो माल लेकर आए थे वो सेल आउट नहीं हो रहा। दूसरी जानिब जो खवातीन हैं वो ये देख कर शॉपिंग नहीं कर रही, अगर ले भी रही हैं तो कम चीज़ें ले रही हैं कि पहले की निस्बत जो है चीज़ें महंगी मिल रही हैं। यहाँ पे कुछ खवातीन शॉपिंग करने आई हुई हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या ले लिया आपने और कैसे मिला? सूट लिया है, महंगा मिला है। जो चीज़ पहले 500 की थी वो अब 1000 में मिली है। बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा। तो पहले आप कितने सूट लेती थी और अब कितने सूट लिए हैं? अभी पहले तो मैं 3 लेती थी, इस दफ़ा 2 लिए हैं। इस दफ़ा 2 लिए? कितने के मिले हैं 2 सूट? अब मैं क्या बताऊँ, 2 सूट मैंने एक तो 7000 का लिया, एक 5000 का लिया। इतने महंगा? अच्छा आप मुझे ये बताएं कि फैशन क्या वो पुराना फैशन आ रहा है या पुराने वाले कपड़े हैं या कुछ नया डिजाइन आए हैं दुकानों पर? नहीं, नए तो बहुत ही कम है,
सब वही पुराना है, सब कुछ चूज करना बहुत मुश्किल है। जो चीज़ पहले देखते ही पसंद आ जाती थी, अब वो बात नहीं है। दुकानदार कहते हैं माल ही नहीं आ रहा, इसलिए। जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो लॉकडाउन की वजह से जो है डिज़ाइन जो है नहीं आ रहे इतने, और दूसरी जानिब अगर यहाँ पे मेरे कैमरामैन आपको गुलगश बाजार की सूरत हाल दिखा सकें तो कोई भी इतना खास रश नहीं है। दुकानदार जो हैं वो राह देख रहे हैं कि कब जो हैं खरीदारी करने के लिए खवातीन वगैरह आए। और इधर अगर ज्वेलरी की दुकान भी दिखा सके, कोई बिल्कुल भी रश नजर नहीं आ रहा है। हालांकि परसों ईद है और बिल्कुल भी इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं कि पहले की तरह सेल हो रही है या नहीं? नहीं, वैसी नहीं है। वैसी नहीं है। कितना फर्क पड़ा है? बहुत काफी हद तक फर्क पड़ा है। अच्छा, जो आपने माल वगैरह मंगवाया था बेचने के लिए, ज्वेलरी वगैरह, वो बिकी है या अभी तक है वही? नहीं है, कुछ सेल होगी, कुछ है मजीद। अभी देखते हैं जब ईद ये खत्म होंगे दिन, उसके बाद हिसाब किताब करेंगे कि क्या। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो खवातीन है शिकवा करती हुई नजर आ रही हैं कि जो पहले चीज 500 की थी अब वो 1000 में मिल रही है, ऐसा क्यों है? वो गलत बात कर रही हैं। गलत बात कर रही हैं। अच्छा, आगे चल के दुकानदारों ने दुकानें खोली हैं। अलिशबा, आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। रुक करते हैं अहमदपुर शर्किया का। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं वैसे ही आवाम का रश बाजारों में बढ़ता चला जा रहा है। ज्वाइन किया इमरान अकबर ने। इमरान, कहिएगा कितना रश देख रहे हैं यहाँ बाजारों में? जी बिल्कुल, इस वक्त हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का तीसरा दिन जारी है और तीसरे दिन में जो है रश जैसे जैसे ईद करीब आ रही है रश भी बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि तमाम तर दुकानें जो हैं यहाँ पर खुली हुई हैं और आवाम भी यहाँ पर काफ़ी आवाम का रश पाया जाता है। हुकूमती फैसले से आवाम नाखुश है, इसी पर बात करेंगे। हमारे पास शहरी भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जी आप? हुकूमत ने फैसला किया है। हुकूमत ने जो फैसला आपके सामने है जी, लॉकडाउन जो है वो आपके सामने लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? सारा बस लोगों के ये पुलिस की समझो एक किस्म की खाने का जरिया बन गया है। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं है, लोग आपके सामने लगे पड़े। कारोबार के हालात वैसे ही ख़राब हैं, मगर लॉकडाउन जो देखा जाए जिस सूरत से करना चाहिए वैसे नहीं हो रहा, और ना ही इस तरीके से जो है ना लॉकडाउन होना चाहिए। इस मौके पे लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर लॉकडाउन के अगर फैसला किया गया था तो बाजारों में रश है। इमरान अकबर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करते हैं भक्कर का, जहां पर लॉकडाउन के नफाज को यकीनी बनाने के लिए एसी भक्कर अली अनवर कांजू का शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया गया है। और उसामा हैदर से बात करते हैं। उसामा, बताएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का जो है नफाज किया गया है और इसके लिए जो है कुछ मखसूस दुकानों के अलावा दीगर दुकानों को जो है बंद कर दिया गया है, जिसकी जानिब से दुकानदारों की जानिब से कोई खास पाबंदी जो है वो नजर नहीं आ रही, जिसके लिए अमल दरामद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बखर ने खास तौर पर बाजारों का जो है वो विजिट किया और उनके हूटर बजाती गाड़ियों को आज एक ऐसा मंजर पेश कर रहे थे जैसे कोई रियासत फतह करने के लिए निकली है, लेकिन इसके बावजूद वो जहां से गुजरते रहे दुकानें बंद होने के बाद खुलते रही। एसी बखर हमारे मौजूद है। सर, गुज़िश्ता 3 रोज से ये आंख में चोली जाली है, क्या कहेंगे इस हवाले से? दुकानें क्यों नहीं बंद हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये आंख मचोली का आपने लफ्ज़ बड़ा इंटरेस्टिंग इस्तेमाल किया है। बेसिकली ज़ाहिर है ईद का मौका है, लोग थोड़ा बहुत इस चीज़ के उनके रिजेंटमेंट्स हैं, कोशिश करते हैं। हमारा जो जिस लेवल तक गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है हम इनको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। कोई 1-2 लोग बाज़ औक़ात खोल भी देते हैं। हमारी ये कोशिश होती है जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट के जो आर्डर्स हैं उसको लेटर एंड स्पिरिट में हम उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर कोई एक शॉप्स खुली भी होती है हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। कल भी हमने कार्रवाइयाँ की हैं, आज भी अगर किसी ने खोलने की कोशिश की तो हम उनके खिलाफ जो भी एक्शन जो सरकारी तौर पे हमें जो रिकमेंडेड है हम उसके मुताबिक एक्शन भी लेंगे। तो बाकी आंख मचोली का इस तरह का कोई सिलसिला खास है नहीं, लेकिन ज़ाहिर है इतना बड़ा बाजार है, इतने ज़्यादा शॉप्स हैं, कोई एक आधी अगर कहीं पर खुल भी जाती है हमारी ये कोशिश होती है। जुर्माने भी कर रहे हैं दुकानदारों को, जुर्माना भी किया है, किसी को हवालात की हवा भी खानी पड़ रही है कुछ वाले? जी बिल्कुल, कल जुर्माने हुए हैं, कल इनको हमने हवालात में भी इनको डिटेन किया है, जुर्माने भी किए हैं। आज हमने देखा है आज कंपैरेटिवली बहुत बेहतर पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप खुद विजिट कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट ने जो शॉप्स या जो कारोबारी मराकज़ जिनकी इजाज़त है, मेडिकल स्टोर हैं, कोई खाने पीने की चीज़ें हैं या करियाना स्टोर टाइप, इसके अलावा जो भी शॉप्स हैं ऑलमोस्ट वो क्लोज हैं। एसी भक्कर ने बाजारों का दौरा किया। उसामा, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। बहावलपुर के मुसाफिरों के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और सेक्रेटरी आरटीए अजमान चौधरी मुतहरिक हुए। उन्होंने कहा कि ईद कुर्बान पर बहावलपुर से दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिरों से जायद किरायाजात वसूल नहीं करने देंगे। इसी पर बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताएगा इस हवाले से?
عید کے دنوں میں بہاولپور سے جو شہری اپنے گھروں میں جائیں گے عید منانے کے لیے، اور جو خاص ساتھ سبب ایریاز ہیں ان میں بھی جو کرایہ جات ہوں گے ان میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہونے دیا جائے گا، برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مہم ابھی بھی جاری ہے اور عید کے روز بھی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ اس حوالے سے سیکٹری RTA کا اضافی چارج ہے اسسٹنٹ کمشنر سٹی ازمان چودھری صاحب کے پاس، تو ان سے جانتے ہیں کہ بہاولپور میں جو لوگ دوسرے شہروں میں عید منانے کے لیے جائیں گے تو اوور لوڈنگ ہوتی ہے، زائد کرائے لیے جاتے ہیں، کیا اس بار بھی ایسا ہوگا عید پر؟ بہت شکریہ آپ کا ازمان چودھری صاحب، ذرا بتائیے گا جو میں نے اس حوالے سے۔ جی، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس دفعہ بڑا سخت قسم کا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اوور پرائسنگ کے حوالے سے۔ جو لوگ جو اڈے مالکان یا جو بس مالکان زیادہ چارج کریں گے، اوور چارجنگ کریں گے، ان پہ جرمانے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے اسپیشل اسکواڈ بنایا ہے اس دفعہ ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر، اور اس میں سیکٹری RTA کے آفس کے لوگ ہیں، اس میں ہمارے پاس موٹر وہیکل ایگزامینر ہے ہمارے پاس۔ یہ سب لوگ مل کر چیک کریں گے کہ کوئی اوور پرائسنگ کسی صورت الاؤ نہیں کی جائے گی، اور جس طرح ابھی اکانومی کی صورتحال ہے اس صورت میں تو مزید زیادہ ہم سے توقعات بڑھ گئی ہیں لوگوں کی کہ ہم لوگ ان لوگوں کو چیک کریں گے اور بالکل الاؤ نہیں کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کرونا SOPs کے حوالے سے بس مالکان کو بالکل سختی سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ بالکل SOP کی خلاف ورزی پر ہم بسز کو فائن بھی کریں گے، بسز کو بند بھی کریں گے، ان کو وہیکلز کو بھی امپاؤنڈ کریں گے۔ تو لگے ہاتھوں میں مسافروں سے زائد کرایہ نہیں لینے دیں گے۔ محمود ظہیر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ عید پر بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کے لیے میپکو ہیڈ آفس میں سپرنٹینڈنگ انجینئر ملتان سرکل میاں انور کا ایکسین اور SDOs کے ساتھ ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں عید پر بجلی بحال رکھنے کی سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ بات کریں گے اقبال صادق سے۔ اقبال بتائے گا کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ بالکل، بجلی چوروں کے خلاف جو میپکو کی مہم ہے وہ بڑی زور و شور سے جاری ہے، لیکن اس میں جو ملتان سرکل ہے وہ سب سے آگے ہے۔ ریکوریوں میں بھی سب سے زیادہ انہوں نے پرفارم کیا ہے، اور جو بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں ہیں، جو آپریشنز ہیں وہ کرنے میں بھی یہ سب سے آگے ہے۔ یوں تو وہ پورے جنوبی پنجاب ریجن بھر میں جو کاروائیاں ہیں بجلی چوروں کے خلاف وہ جاری ہی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سپرنٹینڈنگ انجینئر ملتان میاں محمد انور صاحب۔ سر بتائیے گا اس وقت آپ کے پاس یہ میٹنگ جاری ہے، تمام ایکسینز اور جو DCOs کو بلایا ہوا ہے، کیا ہدایات دینے جا رہے ہیں آپ؟ یہ ایک تو عید آ رہی ہے، اس میں ہم نے ان کو انسٹرکشن دی ہے کہ جو ہماری کنٹینیوس سپلائی ہے نا اس کو ہم نے انشور کرنا ہے تاکہ جو سپلائی ہے وہ ہماری کنٹینیو رہے۔ اس کے علاوہ ریکوری کے بارے میں ان کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ ہم نے جو ٹارگٹ ہمیں ملے ہیں ہم نے اچیو کرنے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے ریکوری 100% کرنی ہے، بلکہ اس سے زیادہ کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں کہ لوگوں کی کمپلینٹس ہیں ان کو بھی ٹائملی ریڈریس کرنا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ ان کے لیے آپ کی اسپیشل سٹاف بٹھا رہے ہیں کہ 24 گھنٹے موجود رہے عید کے دوران، اگر لائٹ جاتی ہے تو وہ کس پر رابطہ کریں؟ جی، ہم نے اسپیشل آرڈر کر دیے ہیں، جو راؤنڈ دی کلاک ہمارے جو ہے نا جی سٹاف وہ بیٹھا ہوگا، ان کے ٹیلی فون نمبر ہیں، راؤنڈ دی کلاک عید کے دنوں میں ہم وہ کمپلینٹس اٹینڈ کریں گے۔ جی بالکل، کیا تعطل بجلی فراہم کی جائے گی؟ اقبال صادق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ خانے وال میں عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی انتظامیہ چینی کی فراہمی یقینی نہ بنا سکی۔ شہری سستی چینی سے محروم ہیں، سستی چینی کی تلاش کے لیے در بدر ہیں۔ مزید بات کریں گے ندیم مغل سے۔ ندیم اس حوالے سے بتائے گا۔ جی بالکل، خانے وال اور گرد و نواح میں اگر چینی کے صورتحال کی بات کی جائے تو چینی جو ہے 90 سے 95 روپے فی کلو مل رہی ہے، اور وہ بھی شہریوں کو کہنا ہے کہ بڑی مشکل سے جو ہے انہیں دستیاب ہوتی ہے۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ خانے وال کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور شوگر مل کے تعاون سے یہاں پر جو ہے وہ اسٹال لگایا جاتا ہے جہاں پر 70 روپے کلو چینی جو ہے وہ شہریوں کو فراہم کی جاتی ہے۔ پہلے ہم شہریوں سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے کہ چینی کی صورتحال کیا ہے، اور میں اس وقت جہاں موجود ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ضلع انتظامیہ اور شوگر مل کی جانب سے تعاون سے جو یہاں پر اسٹال لگایا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے اسٹال یہاں سے جو ہے وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ مزید ہم شہری سے بات کریں گے۔ جی آپ بتائیے گا چینی کی صورتحال کی؟ یہاں 90-95 روپے کلو عام مارکیٹ میں ملتی ہے، اسٹال پہ ملتی ہے 70 روپے کلو، لیکن 12 بجے آتے ہیں، 2 بجے سے پہلے چلے جاتے ہیں، 1-2 گٹو لے کے آتے ہیں بس۔ جی بالکل، اسٹال پر جو ہے وہ چینی دستیاب ہوتی ہے لیکن 1 سے 2 گھنٹے کے لیے، تو ہمارے پاس یہاں اسٹال کے انچارج موجود ہیں جو شوگر مل سے یہاں پر چینی لا کر 70 روپے کلو فروخت کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ لیکن شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ 1 سے 2 گھنٹے صرف چینی ملتی ہے، اور وہ بھی 1 کلو شناختی کارڈ کی کاپی پر دی جاتی ہے، کیا کہیں گے؟ سر ہم تقریباً 23 تاریخ کو آئے تھے، ٹھیک ہے، 23 اور کل 29 تھی، 29 تک کا ہم 11 بجے 11:05 پر ادھر آتے تھے اور پورے 5 بجے ادھر سے نکلتے تھے۔ آج ہمیں چھٹی کا بھی دن تھا اور گھر بھی جانا تھا سبھی نے، اس لیے ہمارے پاس 220 kg تھا، وہ ابھی ہم سیل کر چکے ہیں، جب وہ ختم ہو گیا تو اب ہم جا رہے ہیں۔
ये 220 चीनी महंगे दामों मिल रही है। नदीम मुखल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावल नगर में डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन और डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की क़यादत में शहर के पेट्रोल पंप्स के दौरे खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने किए गए हैं। मजीद बात करेंगे कासिम अली शेख से। कासिम बताएगा कितने जुर्माने किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा एंटी करप्शन गफ्फार अहमद और स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट राना नईमुर रहमान की सरबराही में टीम जो है वो शहर भावनगर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का जो है वो मुआयना कर रही है और जो है उनके पैमानों को चेक किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो है वो कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में जो मुख्तलिफ किस्म के जो पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया, जुर्माने किए गए। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट राना नईमुर रहमान साहब, हम उनसे बात करते। सर बताइएगा आज कहाँ का आपने विजिट किया और कितने पेट्रोल पंप्स को सील और जुर्माने किए? जी कासिम, मैं बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक जैसा कि बताया गया कि हम कीमतों को भी कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह हर सूरत में, और किसी के पैमाने या किसी को औज़ान पैमाइश में कमी बेशी की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। तो इस सिलसिले में हमने कल भी मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स चेक किए, उनको हज़ारों की तादाद में जुर्माने भी किए और सील भी किया। आज भी हमने तकरीबन इस वक्त तक 5 पेट्रोल पंप चेक किए हैं और इनके एक पेट्रोल पंप जहाँ पर हम खड़े हैं इनके एक नोज़ल को सील भी किया गया और इन्हें फ़ाइन भी किया गया है और हम उसे जुर्माने भी कर रहे हैं। और इस वक्त ये है कि एंटी करप्शन की एक सपोर्ट के साथ, क्योंकि ये असाइनमेंट एक मुश्तरका है और उसमें मुख्तलिफ एजेंसीज भी अपने लेवल पर काम कर रही हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी कर रहे हैं। तो हम लोग किसी सूरत भी किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि वो पैमानों को कम रखे, या ये है कि अगर कोई बंदा एक कीमत पे कर रहा है तो उसको उसकी कीमत की एवज़ उसकी मुकम्मल चीज़ ना मिले। तो ये एक समझ लें कि इनके लिए वार्निंग फेज़ है और अगर इस तरह से ये इन चीज़ों से ये लोग बाज ना आए तो इनको हम इंशाल्लाह परमानेंटली क्लोज करने में, उसे सील करने की तरफ ही जाएंगे। जी बिल्कुल, ये पेट्रोल पंप्स को जुर्माने किए गए हैं। कासिम अली शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे बदलते मौसम की। डीजी खान में अब्र करम खुलकर बरसा, बादल गरजे और फिर खूब बरसे। मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी हो गया। 1 घंटे की बारिश ने हर तरफ जल थल कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। में बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया है। इस टाइम हम रेलवे रोड पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा सके जितने भी शहरी बाहर निकले हुए हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चूँकि ईद भी आने वाली है और ईद की तैयारियां भी शहरियों की जानब से करनी है, कुर्बानी के जानवर भी लगने हैं। लेकिन इस टाइम की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहाँ पर सामने फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, डीजी खान फायर ब्रिगेड के ऑफिस में भी पानी जो है जमा हो चुका है। ट्रैफिक जो है उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुतादिद मोटरसाइकिल सवार हैं जो गुजर रहे हैं, जिनकी मोटरसाइकिलें जो हैं वो बंद हो रही हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा है क्योंकि पानी सड़कों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, कई इंच पानी जमा है, जिसके बाद लोग परेशान हैं, काफ़ी दुश्वारी का सामना पानी जमा है जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आशिर इशफाक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं कोट अदू का, जहां पर अब्र रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे तैमूर अतर से। तैमूर बताएगा इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं। देहरादून पनाह में कुछ देर की होने वाली बारिश शहरियों के लिए जहमत बन चुकी है। अंदरूने बाजार इस वक्त जो पानी है वो यहाँ पर जमा हो चुका है और यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं है। अंदरूने बाजार में बारिश का पानी लोगों की दुकानों में दाखिल हो चुका है क्योंकि जो सेवरेज नाले हैं वो बंद है, निकासी का कोई निज़ाम नहीं है और यहाँ पर जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, राहगीर हैं, वो शदीद परेशान हैं। गुजरने का मुकम्मल तौर पे रास्ता बंद होने के साथ साथ दुकानों में जो सामान पड़ा है उसको नुकसान हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं करोड़ों रुपए के फंड्स आते हैं लेकिन यहाँ का सेवरेज सिस्टम जो है वो नकारा हो चुका है, इसको ठीक नहीं किया जा रहा, सफाई ठीक नहीं की जा रही। क्या क्या मुश्किल का सामना है? बारिश के बाद कितने रोज तक इसी तरह पानी जो जमा रहता है? ये काफी दिन तक जो है ये आमद रवानगी बंद हो जाती है। ये खाले वाला सिस्टम, निकासी वाला बिल्कुल इंतहाई नाकिस है। इंतजामिया बिल्कुल वो खामोश है। इस पास से तो कोई ना गली ऊपर करने के लिए कोई तैयार है, ना कोई इंतजामिया इधर को एक्शन लेता है। काफी अरसे से बारिश आती है, रास्ता रुक जाता है, दुकानों में पानी बढ़ जाता है और काफी लाखों का करोड़ का नुकसान हो जाता है। कोई बिल्कुल टच से मस नहीं होता। हम गरीब आदमी क्या करें, कुछ नहीं करते, ना पहले करते। आप मुझे बताइएगा, पानी जमा है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया तैमूर अतर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली गवर्नमेंट हाई स्कूल रोड पर गंदगी के ढेर हैं। गंदगी के बायस दुकानदार और इलाका मकीन परेशान है। बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल रोड के जो दुकानदार हैं वो सरापा एहतजाज हैं क्योंकि गवर्नमेंट हाई स्कूल की जो बैरूनी दीवार है
उसके साथ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पे इतनी गंदगी है, हर तरफ ताफून फैला हुआ है, क्या करते हैं कमेटी? इधर बैठा ही नहीं जाता, गंद उठाते नहीं है, नाले भरे पड़े हैं, बहुत गंदगी है, उठाते नहीं है। कभी बार बार कहते हैं उन्हें आते हैं तो चले जाते हैं, कभी हल्का हल्का गंद उठाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, गंद यहाँ से नहीं उठाते। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हमारी जी गुजारिश है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनका जितना भी स्टाफ है उनको यहाँ पे अवेलेबल किया जाए। एक ये हमारी मियाँ वाली की मारूफ शाहराह है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मियाँ वाली का बेस का जो स्कूल है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल है। ये उसकी दीवार के साथ जो है ये ढेरों गंद पड़ा है। तो हमारी हुक्मरान से गुजारिश है कि अपने जितने भी स्टाफ है उनको यहाँ पे अवेलेबल किया जाए और फिलफौर यहाँ से गंद को खाली किया जाए। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया मसला हल नहीं करती। अख्तर मजाज आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। छोटा नाम बड़ा काम। मुल्तान गले में से शरबत की रेडी पर काम करने वाले मेहनत कश बच्चे ने मैट्रिक में 1100 में से 1050 नंबर लेकर मिसाल कायम कर दी। ये बच्चा कौन है, इसी से मिलवा रहे हैं इकबाल सादिक। नाम बड़ा काम। छोटा नाम इसलिए कि एक बच्चा है जिसकी उम्र भी छोटी है और काम करता है वो रेडी पर, यानी कि जिसको हमारे मुआशरे में इतना अच्छा काम नहीं समझा जाता। एक शरबत वाली रेडी पर वो काम करता है और जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो राहगीर हैं, उनको पानी पिलाता है। 10 रुपए का गिलास, 20 रुपए का गिलास या फिर 30 रुपए का गिलास, और फिर रोजाना की मजदूरी लेता है उस रेडी बार से, जो बजाते खुद भी गरीब है लेकिन उसे फिर अपनी दिहाड़ी भी वसूल करता है। अच्छा, उसने जो काम अच्छा किया है वो ये है कि उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, नंबर लिए हैं। मैट्रिक में कितने नंबर लिए हैं, कितनों में से लिए हैं, यानी कि कितने फीसद बनते हैं, या हम आपको उसी बच्चे से कहलवाते हैं जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है। बच्चे माशाल्लाह, हमें आप पर फख्र है, प्राउड ऑफ यू कि आपने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। बता दें थोड़ा सा कितने नंबर लिए हैं और स्टडी का शौक कैसे था, और फिर आप मैनेज किस तरह करते थे? यहाँ पर रेडी पर भी काम करते थे सारा दिन, फिर पढ़ते भी थे, फिर नंबर आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे ले लिए हैं। पहले नंबर बता दें। जी, मैंने 1100 में से मैट्रिक में से 1050 नंबर हासिल किए, और मैं पार्ट टाइम शरबत की रेडी पर काम करता था। रात को जाकर थोड़ा सा पढ़ता था और सुबह के टाइम पढ़ता था। इसी तरह मैंने मैट्रिक क्लियर किए, और तमाम तर जिम्मेदारियाँ मेरे छोटे बहन भाई सारे हैं, उनका मैं अकेला जो है कफील हूँ। और मेरे मामू जो हैं वो मेरे सरपरस्त हैं। वालिद की डेथ 2014 में हो चुकी थी, उनके 2 साल बाद ही मैं शिफ्ट हो गया था। तो मैंने अपनी पढ़ाई को रोका नहीं और अपनी मेहनत को जारी रखा, और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप यहाँ पर कितने घंटे ड्यूटी देते हैं? रेडी पर काम कितने घंटे करते थे, और फिर स्कूल की टाइमिंग क्या थी, कितने बजे स्कूल जाते थे? मैं तकरीबन सुबह 7-8 बजे स्कूल जाता और शाम को इधर हो जाता, और शाम तकरीबन 8 या 7:30 बजे घर होता। तो जो टाइम मुझे अवेल होता उसमें मैं स्टडी करता था, और इसी तरह मैंने मैट्रिक में कामयाबी हासिल की है। और मेरा और बच्चों को भी यही पैगाम है जो मेरे हम उम्र है कि वो भी कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी मेहनत और काविशों को जारी रखें। अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाबियाँ देगा। अच्छा, जहाँ पर आप पढ़ रहे थे वो प्राइवेट स्कूल है या सरकारी है? जी, वो प्राइवेट स्कूल है। तो उसके अखराजात डेफिनेटली होंगे, तो वहाँ पर आपको फीस वगैरह माफ़ की गई थी, या आपको घर वाले सपोर्ट कर रहे थे, आपके मामू वगैरह? जी, घर में मामू सपोर्ट कर रहे थे, जिनकी वजह से मैं स्कूल भी फ्री पढ़ा हूँ। अच्छा, तो उस टीचर्स की तरफ से हौसला अफजाई थी, वो आपको हौसला देते थे कि बच्चे आप मेहनत भी करते हो और पढ़ते भी हो, कुछ हौसला अफजाई उनकी तरफ से होती थी? जी, हौसला अफजाई माशाल्लाह बहुत टीचरों ने बहुत की, जिनकी वजह से मैं इस मकाम पर खड़ा हूँ। उन्होंने मेरे साथ ताउन किया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तालीमी अखराजात सिर्फ फीस तो माफ़ थी, लेकिन और भी तालीमी अखराजात थे जो पूरे हो सके थे, लेकिन यही रेडी का काम कर करके मामू ने पूरे किए और ज़रूरियात पूरी की। वही हमारी ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो जब आपके वालिद की डेथ हो गई थी, फिर अचानक से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया होगा, स्कूल के अखराजात भी थे, फिर आप घर में सबसे बड़े भी थे, तो उस वक्त अचानक कैसे मैनेज किया जब तक ये रेडी की जॉब नहीं थी? जी, जब वालिद साहब की डेथ हुई तो तकरीबन 2-3 माह तक तो ऐसे ही रहा जैसे बंदा हिम्मत हार जाता है, लेकिन उसके बाद मामू ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये हौसला बुलंद हुआ और मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा फिर दोबारा से। जी बिल्कुल, माशाल्लाह 1050 नंबर लिए हैं, 1100 में से 1050 नंबर लिए हैं, जिसके बाद ये बच्चा उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल बन गया है, जो कहते हैं कि शायद वो गुर्बत के बाइस पढ़ नहीं सकते। यही वो रेडी है जहां पर ये घंटों बच्चे ने मिसाल कायम की है। इकबाल सादिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।